गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेफिनेशन बताऊंगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the science of stationary charges। बच्चों, सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि फिजिक्स में हम लोग जो पॉइंट चार्ज बोलते हैं या चार्ज बॉडी बोलते हैं उसका मीनिंग क्या हुआ, उसके साथ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। वैसे तो लोअर क्लासेस में सिखाया जाता है, इन लोअर क्लासेस में बच्चे उतने अटेंटिव नहीं होते, तो बहुत सारी बातें पढ़ के भी भूल जाते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बेसिक्स बता दूं, फिर हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो आपको ये बताना है कि जो चार्ज होता है किसी भी बॉडी का टोटल चार्ज, वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड होने का मीनिंग होता है कि फंडामेंटल चार्ज जो हमारे आसपास जो चार्ज बॉडी दिखती है उनमें चार्ज की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, सबसे छोटा चार्ज जो होता है जिसको 1 यूनिट चार्ज बोलते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे जितना भी चार्ज होता है वो सबसे छोटा होता है, उससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं है। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज सिंबल स्मॉल ई होता है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या हुआ? किसी भी बॉडी पे, जैसे ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, इस बॉडी पे जो टोटल चार्ज होएगा या तो नेट चार्ज पॉजिटिव होगा या नेट चार्ज नेगेटिव होगा या नेट चार्ज जीरो होगा। तो अगर नेट चार्ज पॉजिटिव है इस बॉडी पर तो टोटल चार्ज स्मॉल ई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। स्मॉल ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी चार्ज बॉडी पे जो टोटल चार्ज होता है वो स्मॉल ई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो चुका है, ये बात बेसलेस नहीं है और ये यूं ही आपको नहीं बताई जाती और किसी बुक में यूं ही नहीं लिखा जाता। इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। स्मॉल ई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है नेट चार्ज पॉजिटिव और नेट चार्ज नेगेटिव। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज कंजर्व होता है। कंजर्व होने का मीनिंग ये होता है कि ना तो वो कम हो सकता है ना ज़्यादा हो सकता है, वो कांस्टेंट होता है। जैसे मैं कहूँ कि ये बॉडी आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का जो थ्योरेटिकल मीनिंग होता है, माना जाता है कि बॉडी पूरे यूनिवर्स में अकेली है। देखो, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, पूरे यूनिवर्स में अकेली है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो उसको मैं रियलाइज़ कराने की कोशिश करता हूँ कि जब भी फिजिक्स में आइसोलेटेड बॉडी बोला जाता है तो उसका मीनिंग क्या होता है, रियल मीनिंग क्या होता है। अगर ये चार्ज बॉडी है तो इंसुलेटेड मटेरियल का बना हुआ एक स्टैंड लगा देंगे, जैसे माइका या वुड या नायलॉन या रबर या बेकेलाइट का बना हुआ इसमें स्टैंड लगा देंगे और हम लोग स्टैंड को हाथों से पकड़ेंगे। फिर इमेजिन करेंगे कि जितना इसका डायमेंशन है, आई मीन जितना इसका साइज है, अगर इसका साइज 10 सेंटीमीटर है तो उसका 100 गुना, 10 सेंटीमीटर का 100 गुना कितना हुआ बच्चों? 1000। यही तो 1000 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस होगी चारों तरफ, इस चार्ज बॉडी के 1000 सेंटीमीटर चारों तरफ एक स्फेरिकल स्पेस ले लो और उस 1000 सेंटीमीटर के दायरे में कोई दूसरी चार्ज बॉडी अगर नहीं रखी है, इसको आइसोलेटेड माना जा सकता है। फिर से समझो, अगर इस बॉडी का मैक्सिमम डायमेंशन 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर ये चार्ज बॉडी है, इंसुलेटिंग मटेरियल का बना हुआ लंबा सा स्टैंड लगा दूँ, इसमें लंबा सा स्टैंड लगा दूँ और उस स्टैंड को पकड़ लूँ और जो भी इसका डायमेंशन है उसके 100 गुना डिस्टेंस तक, 100 गुना डिस्टेंस तक जो स्फेरिकल स्पेस होगा उसमें कोई दूसरी चार्ज बॉडी नहीं होनी चाहिए, इसको आइसोलेटेड चार्ज बॉडी माना जा सकता है। बच्चों, इसका फिजिकल मीनिंग फ़िलहाल यही हुआ, लेकिन जो आइडियल कंडीशन है आइसोलेटेड डिफाइन करने का, जो डेली लाइफ में पॉसिबल नहीं है,
तो आइडियल कंडीशन ये होता है कि पूरे यूनिवर्स में ये बॉडी अकेली है, इसके आसपास और कोई दूसरी बॉडी नहीं है, तो इसको आइसोलेटेड मानते हैं। वो आइडियल हुआ, वो रियल नहीं हुआ। ये जो 100 गुना डिस्टेंस वाली थ्योरी में बताया वो रियल है, हमारे डेली लाइफ में यही होता है। और अगर ये चार्ज बॉडी है, इसको आइसोलेट करने के लिए किसी इंसुलेटेड मटेरियल का बना हुआ स्टैंड लगाते हैं लंबा सा, और हम लोग स्टैंड को पकड़ते हैं और इसको आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं। तो किसी भी आइसोलेटेड चार्ज बॉडी का जो टोटल चार्ज होता है वो कंजर्व होता है, मतलब न घटेगा न बढ़ेगा। कहते हैं चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन अ चार्ज बॉडी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो बच्चों ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की थ्योरी, और मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फिर मुझे आपको ये बताना है कि जो हम लोग फिजिक्स की बुक में चार्ज बॉडी का मैग्नीट्यूड जो चार्ज होता है Q1 Q2 Q3 जो चार्ज दिखाते हैं उसका मतलब क्या है और बॉडी को चार्ज करते कैसे। हमारे आसपास डेली लाइफ में बेसिकली दो तरह के मटेरियल नज़र आते हैं, एक इंसुलेटर्स और एक कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स जैसे वुड हो गया, पेपर, माइका, नायलॉन, रबर, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक। बच्चों ये सब इंसुलेटर्स हैं, इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नेग्लिजिबल होती है। इंसुलेटर्स और दूसरे कंडक्टर्स। कंडक्टर्स का मतलब जो बॉडी मेटल से बनी होती हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स। मेटल की बनी हुई बॉडी को हम लोग गुड कंडक्टर बोलते हैं। तो इनको हम लोग कैसे चार्ज करेंगे ये टेक्निक आपको थोड़ा मैं आइडिया देने जा रहा हूँ। अगर दो बॉडी जो कि इंसुलेटिंग मटेरियल की बनी है, इंसुलेटेड है, कंडक्टिंग नहीं है, तो उनको चार्ज करने के लिए हम लोग रबिंग करते हैं। जैसे मान लो कि मेरा एक हथेली, ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल की बनी हुई बॉडी है और इंसुलेटिंग मटेरियल की बनी हुई है दूसरी बॉडी है। इसमें क्या होता है बच्चों, किसी एक बॉडी का इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ग्रेटर होगा। मैं मान के चलता हूँ कि दोनों बॉडी का इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिफरेंट है, एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, एक लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मीनिंग केमिस्ट्री में पढ़ते हो, अगर कोई बॉडी अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को, जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ऑर्बिटिंग कर रहे होते हैं, उनको आसानी से निकाल सकती है, दूसरे बॉडी को डोनेट कर सकती है, उसको हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव माना जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की जो टेंडेंसी है उसको हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं। तो अगर ये दोनों इंसुलेटिंग मटेरियल है और एक का इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा है, एक का कम है, जब हम इन दोनों इंसुलेटिंग मटेरियल को आपस में रब करेंगे, दोनों बॉडी को रबिंग करेंगे ज़ोर ज़ोर से, तो बच्चों इसमें क्या होगा कि आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें से एक या दो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी के एटम से निकल के दूसरे बॉडी के एटम में चला जाता है। तो किसी एक बॉडी पे इलेक्ट्रॉन की डेफिसिट हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन की डेफिसिट हो जाती है तो उस बॉडी पे नेट चार्ज पॉजिटिव हो जाता है, और जिस पे वो इलेक्ट्रॉन चला गया उस पे इलेक्ट्रॉन सरप्लस हो गया। तो जो सेकेंड बॉडी है उसका नेट चार्ज नेगेटिव हो जाता है। तो एक बॉडी पॉजिटिव हो जाती है और दूसरी बॉडी नेगेटिव हो जाती है। तो रबिंग एक्शन से हम लोग इंसुलेटर्स को चार्ज कर सकते हैं। लेकिन कंडक्टर्स को चार्ज करने के तो बहुत इजी है कॉन्सेप्ट। जो कंडक्टर्स है मेटलिक बॉडीज़ को चार्ज करने का क्या है कि दो मेटल की अगर बॉडीज़ हैं, एक बॉडी यहाँ पे है और एक बॉडी यहाँ पे है, दोनों के बीच में एक बैटरी लगा दो, कॉपर वायर से जोड़ दो। तो बच्चों बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो आप शायद पढ़े होंगे कहीं पे बुक में कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जिससे जुड़ी होती है, पॉजिटिव टर्मिनल उस कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है यानी कि पुल करता है, और नेगेटिव टर्मिनल उस इलेक्ट्रॉन को इमीडिएटली दूसरी बॉडी पे पुश कर देता है। तो अगर दो कंडक्टर के बीच में एक बैटरी लगा दी जाए
तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा और दूसरी बॉडी की तरफ पहुंचा देगा। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन को वो बैटरी पुल करेगी उस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, उस पे नेट चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा, और जिस बॉडी पे बैटरी इलेक्ट्रॉन को पहुंचा देगी उस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन सरप्लस हो जाएंगे और उस पे नेट चार्ज नेगेटिव हो जाएगा। मगर बच्चों, बैटरी जो चार्ज करती है तो कंडक्टिंग बॉडीज़ को ही चार्ज करती है। आई मीन ये दोनों बॉडी मेटल की बनी होनी चाहिए, तब तो बैटरी से तुम चार्ज कर पाओगे। अगर ये नॉन कंडक्टर है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते नहीं या नेग्लिजिबल होते हैं, तो बैटरी ना तो इलेक्ट्रॉन खींच पाएगी ना दूसरी बॉडी पे पहुंचा पाएगी। तो नॉन कंडक्टर्स को बैटरी से आप चार्ज नहीं कर सकते, लेकिन अगर दोनों बॉडी कंडक्टिंग है तो बैटरी से चार्ज कर सकते हो। तो कंडक्टर्स को हम लोग बैटरी से आसानी से चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद कुछ और बातें समझ लो बच्चों। बच्चों, एक चार्ज कंडक्टर से दूसरे अनचार्ज कंडक्टर को चार्ज किया जा सकता है। फिर से सुनो, यहाँ पे बैटरी का रोल नहीं है। एक कंडक्टर में पहले से चार्ज कर चुका हूँ और मेरे पास एक अनचार्ज कंडक्टर है, उसको मैं चार्ज करना चाहता हूँ। तो हमारे पास दो मेथड होता है, एक होता है चार्जिंग बाई कंडक्शन और एक होता है चार्जिंग बाई इंडक्शन। तो उसमें कैसे होगा बच्चों? मान लो ये चार्ज कंडक्टर है, इस पे नेट चार्ज पॉजिटिव है, और ये अनचार्ज कंडक्टर है, इस पे नेट चार्ज जीरो है। ऐसे इसमें क्या होगा बच्चों कि अगर हम चार्ज कंडक्टर को अनचार्ज कंडक्टर से टच कराएंगे तो होगा क्या कि इससे कुछ चार्ज कंडक्ट होकर इस पे चला आएगा। मतलब 100% नहीं जाएगा, कुछ चार्ज इससे कंडक्ट होकर इस पर चला आएगा और ये भी चार्ज हो जाएगा और इस पे तो चार्ज बचा ही रहेगा। तो जब हम टच कराते हैं तो चार्ज कंडक्ट होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज कंडक्ट होता है और दूसरी बॉडी भी चार्ज हो जाती है। ये है चार्जिंग बाई कंडक्शन। दूसरा होता है चार्जिंग बाई इंडक्शन। मान लो ये चार्ज कंडक्टर है और ये अनचार्ज कंडक्टर है, तो चार्ज कंडक्टर को अनचार्ज कंडक्टर के सामने टच नहीं कराना है, सामने ला के रोक दो, रख दो, टच मत कराओ। तो बच्चों, अगर इस पे नेट चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज इस कंडक्टिंग बॉडी के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनको अट्रैक्ट करेगा और अंदर से इलेक्ट्रॉन आके यहाँ सामने फ्रंट पे रुकेंगे वो अट्रैक्ट होके यहाँ फ्रंट पे आके रुकेंगे। तो इधर क्या होगा, इधर नेट चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेट चार्ज नेगेटिव हो जाएगा। तो केवल सामने इसको रखा गया है और यहाँ पे नेट चार्ज नेगेटिव हो गया है और यहाँ पे नेट चार्ज पॉजिटिव हो गया है। तो ये जो सामने नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रुका हुआ है इसको हम लोग कहते हैं इंड्यूस चार्ज। और ये जो चार्ज कंडक्टर पहले से है इस पे जो चार्जेस होते हैं बच्चों, इन चार्जेस को हम लोग कहते हैं इंड्यूसिंग चार्ज। तो चार्ज कंडक्टर जो पहले से मौजूद है इसके चार्ज को कहते हैं इंड्यूसिंग चार्ज, और उसने जो अट्रैक्ट करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींच लाए इसको कहते हैं इंड्यूस चार्ज। इस तरह से इस बॉडी के दो पार्ट में दो तरह का चार्ज होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा और बैक साइड में पॉजिटिव चार्ज होगा। और अगर तुम चाहते हो कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बना रहे, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से गायब हो जाए, इसको ग्राउंड से टच करा दो। आपको पता है कि जो अर्थ होती है वो गुड कंडक्टर होती है, इसको ग्राउंड से टच करा दोगे तो अर्थ एक गुड कंडक्टर है, उसे जितना चाहो चार्ज दे सकते हो और जितना चाहो उसे चार्ज ले सकते हो। तो इधर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो फ्री चार्ज है, तो ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन आके इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, ये हमेशा के लिए जीरो हो जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रुके रहेंगे और इस पे नेट चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो बच्चों, ये जो मेथड था ये मेथड था चार्जिंग बाई इंडक्शन। तो कंडक्टर्स को हम लोग एक चार्ज कंडक्टर से दूसरे अनचार्ज कंडक्टर को दो मेथड से चार्ज कर सकते हैं। एक होता है चार्जिंग बाई कंडक्शन और एक होता है चार्जिंग बाई इंडक्शन। इज इट? और कंडक्टर को, सिंगल कंडक्टर को चार्ज करने के लिए मैंने क्या बोला, बैटरी इस्तेमाल कर लो। बैटरी इस्तेमाल कर लोगे एक कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन खींच के दूसरे कंडक्टर पे पहुंचा देगी, एक कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज एक कंडक्टर पे नेगेटिव चार्ज, बैटरी भी ऐसे चार्ज क्रिएट करेगी। और अगर दोनों बॉडी नॉन कंडक्टर है, इंसुलेटिंग मटेरियल की बनी है,
तो उनको बैटरी से चार्ज नहीं कर सकते, उनको फिर घिसना पड़ेगा, रब करना पड़ेगा। रबिंग एक्शन से क्या होगा कि एक बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और दूसरी बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। इस तरह से हम लोग चार्जेस लैब में क्रिएट करते हैं बच्चों, और बॉडी को जब चार्ज कर लेते हैं फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उन्हीं सारे चार्जेस को फिजिक्स के डेरिवेशंस में, न्यूमेरिकल्स में Q1, Q2, Q3, Q4 इस तरह से दिखाया जाता है। ये तो चार्जिंग टेक्निक हो गया जिस पर मैंने कुछ बेसिक्स को क्लियर किया, नहीं तो बाद में आप सोचोगे कि ये सब होता क्या है। फिर एक बेसिक और बता दूं, फिजिक्स के इस कमिंग चैप्टर में बार बार एक टर्म इस्तेमाल होगा, पॉइंट चार्ज। बच्चों ये पॉइंट चार्ज मार्केट में खरीदने से नहीं मिलता। पॉइंट चार्ज एक हाइपोथेसिस है। इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ। सपोज ये कोई चार्ज बॉडी है, इमेजिन करो कि ये एक चार्ज बॉडी है। ये मैटर नहीं करता कि ये कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर है, बस इमेजिन करो कि ये चार्ज बॉडी है, इस पे चार्ज है। जैसे अगर इसका डायमेंशन 10 सेंटीमीटर है, डायमेंशन आई मीन इसका मैक्सिमम डायमेंशन, मैक्सिमम लेंथ अगर इस बॉडी का 10 सेंटीमीटर है, और इसी तरह की एक बॉडी इससे 100 गुना डिस्टेंस पे रखी हुई है, 100 गुना डिस्टेंस पे इसी साइज की एक बॉडी और रखी है। ये जो 100 गुना बच्चों दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस की तुलना में इस बॉडी को कहेंगे हम लोग पॉइंट चार्ज। जैसे लेकिन अगर इसका डायमेंशन 10 सेंटीमीटर है, दूसरी बॉडी का भी डायमेंशन 10 सेंटीमीटर है, इनके बीच का भी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर की तुलना में इसका डायमेंशन नेग्लिजिबल नहीं हुआ, इसको आप पॉइंट चार्ज नहीं बोलोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट चार्ज का डेफिनेशन रिलेटिव है। पॉइंट चार्ज का डेफिनेशन रिलेटिव है। इसका मतलब अगर एक पॉइंट चार्ज Q1 है, दूसरा पॉइंट चार्ज Q2 है, उनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल r है, तो स्मॉल r की वैल्यू बच्चों Q1 Q2 का जो डायमेंशन है उनकी तुलना में अगर मोर देन 100 टाइम्स है, फिर से सुनो, दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r Q1 Q2 के डायमेंशन की तुलना में अगर मोर देन 100 टाइम्स है, तो Q1 Q2 को आप पॉइंट चार्ज कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर स्मॉल r की वैल्यू 100 किलोमीटर है, फिर से सुनो, Q1 Q2 के बीच डिस्टेंस स्मॉल r की वैल्यू 100 किलोमीटर है, और Q1 Q2 का साइज 1-1 किलोमीटर है, तो Q1 Q2 का साइज 1-1 किलोमीटर होने के बावजूद भी उनको तुम पॉइंट चार्ज कह सकते हो। लेकिन 1 किलोमीटर को पॉइंट चार्ज तुम तब कहोगे जब दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r मोर देन 100 किलोमीटर होगा। ड्यू टू सेम रीजन, अगर Q1 Q2 का साइज 1 मिलीमीटर है, Q1 Q2 का साइज 1 मिलीमीटर है, और Q1 Q2 के बीच जो डिस्टेंस स्मॉल r है वो मोर देन 100 मिलीमीटर है, तो 100 मिलीमीटर की तुलना में Q1 Q2 को तुम पॉइंट चार्ज कह सकते हो। समझ में आया? ये पॉइंट चार्ज की हाइपोथेसिस रिलेटिव है। मतलब अगर स्मॉल r 100 किलोमीटर है, तो Q1 Q2 पॉइंट चार्ज कहलाने के लिए उसका साइज लेस देन 1 किलोमीटर होना चाहिए, और अगर स्मॉल r 100 मिलीमीटर है, तो Q1 Q2 का साइज लेस देन 1 मिलीमीटर है, तो पॉइंट चार्ज कहा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, 1 मिलीमीटर का साइज भी पॉइंट चार्ज है, 1 किलोमीटर का साइज भी पॉइंट चार्ज है, तो ये रिलेटिव हुआ कि नहीं? पॉइंट चार्ज कहलाने के लिए स्मॉल r दो बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए तुम क्या है कि जब भी फिजिक्स में पॉइंट चार्ज बोला जाएगा तो तुम उसको एक नन्हा सा पॉइंट समझने की गलती मत करना, मत करना। इवन मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो हमारे प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स का साइज बहुत बड़ा बड़ा होता है, लेकिन हर दो प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस वेरी लार्ज होता है। तो दो प्लैनेट को अगर चार्ज बॉडी माना जाए, दो प्लैनेट को
हाइपोथेटिकली अगर चार्ज बॉडी माना जाए तो उनके हर दो प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस उनके डायमेंशन के 100 गुना से ज़्यादा ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स को पॉइंट चार्ज माना जा सकता है अगर उन पे चार्ज है तो। प्लैनेट्स के ऊपर अगर चार्ज है तो उतने बड़े बड़े प्लैनेट को भी पॉइंट चार्ज मान सकते हो, क्योंकि हर दो प्लैनेट के बीच का जो डिस्टेंस है उनके साइज के 100 गुना से ज़्यादा ही होता है। इसका मतलब इतने बड़े बड़े प्लैनेट भी पॉइंट चार्ज हो सकते हैं। तो ये पॉइंट चार्ज की हाइपोथेसिस रिलेटिव है, इज इट? जब भी पॉइंट चार्ज फिजिक्स में कहे तो तुम उसको 1 मिलीमीटर या 0.1 मिलीमीटर समझने की गलती मत करना, रिलेटिव है। 1 किलोमीटर साइज भी पॉइंट चार्ज हो सकता है, 1 मिलीमीटर साइज भी पॉइंट चार्ज हो सकता है, 0.001 मिलीमीटर भी पॉइंट चार्ज हो सकता है। तो पॉइंट चार्ज कहलाने के लिए दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस जो स्मॉल आर है वो इम्पॉर्टेंट है, उसी से कंपेयर किया जाता है चार्जेस का डायमेंशन, इज इट? और इसी तरह से फिजिक्स में जैसे टर्म इस्तेमाल होगा इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज। मान लो ये सीट है, इमेजिन करो ये सीट है और चार्ज से ये बनी है। इस पे छोटे छोटे पॉइंट चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। चार्ज से मिलकर, छोटे छोटे चार्ज से मिलकर ये पूरी सीट क्रिएट की गई है। तो फिजिक्स में इसको इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज करने का मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका डायमेंशन 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर हाइट है, 100 सेंटीमीटर विड्थ है, इस सीट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर 1 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट लिया जाए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, 1 सेंटीमीटर की तुलना में इसका साइज 100 गुना ऐसे है, 100 गुना ऐसे है। अगर 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लिया जाए, 1 सेंटीमीटर की तुलना में अगर ये 100 सेंटीमीटर डायमेंशन है तो इसको इनफाइनाइट कहा जा सकता है। लिमिटेशन 100 गुने का ही है। अगर यहाँ पे डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर पे कोई पॉइंट है, यहाँ तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, और अगर इसका साइज 100 सेंटीमीटर बाई 100 सेंटीमीटर है तो इसको इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज कहा जा सकता है, इज इट? लेकिन हाइट 100 सेंटीमीटर है, विड्थ 100 सेंटीमीटर है, और जो पॉइंट ले रहे हो यहाँ पर वो भी 100 सेंटीमीटर पे ले रहे हो। इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इसको इनफाइनाइट सीट नहीं कहोगे। क्यों क्यों नहीं कहोगे? क्योंकि पॉइंट का भी डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर है, उसकी तुलना में इसका साइज 100 सेंटीमीटर, इनफाइनाइट नहीं बोला जाएगा। किसी भी पॉइंट के डिस्टेंस के कंपेरिजन में इसका डायमेंशन 100 गुना से ज़्यादा होगा तो इसको इनफाइनाइट साइज कहा जा सकता है। लेकिन अगर 100 गुना से कम है, जैसे कि 50 गुना है, 40 गुना है, 20 गुना है, 10 गुना है, 5 गुना है इसका साइज, इसको इनफाइनाइट साइज तुम नहीं कहोगे। तो फिजिक्स में जब भी किसी बॉडी का डायमेंशन लेंथ या विड्थ या एरिया, है ना, इनफाइनाइट लिखा होगा, उसका मतलब जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उस बॉडी के सरफेस से उसका जो डिस्टेंस होएगा उसकी तुलना में उस बॉडी का डायमेंशन कम से कम 100 गुना से बड़ा होगा, तब उसको इनफाइनाइट साइज बोला जाएगा, नहीं तो नहीं। प्रैक्टिकली फिजिक्स में इनफाइनाइट भी रिलेटिव है। इनफाइनाइट फिजिक्स में रिलेटिव क्वांटिटी है। आई मीन 100 सेंटीमीटर भी इन्फिनिटी है, और 1 सेंटीमीटर भी इन्फिनिटी है, और 1 मिलीमीटर भी इन्फिनिटी है। डिपेंड करता है कि उस बॉडी के सरफेस से उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना लेना है। तो किसी बॉडी के सरफेस से किसी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है उसकी तुलना में अगर इसका डायमेंशन 100 गुना से ज़्यादा है तो इसको इन्फिनिटी माना जाएगा, और 100 गुना से कम है तो इन्फिनिटी नहीं माना जाएगा। इस चैप्टर में फिजिक्स में इन्फिनिटी भी एक रिलेटिव क्वांटिटी है, और पॉइंट चार्ज का डेफिनेशन वो भी एक रिलेटिव क्वांटिटी है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बाद में जब तुम होश में आओगे, सोचना शुरू करोगे, तो बहुत परेशान हो जाओगे कि इनफाइनाइट साइज की अगर बॉडी है तो उसको लैब में हम लाएंगे कैसे, एक्सपेरिमेंट करेंगे कैसे, और डेरिवेशन का मतलब क्या है। जब इनफाइनाइट साइज हम लैब में ला ही नहीं सकते तो डेरिवेशन हम पढ़ेंगे क्यों, फार्मूला बनाएंगे क्यों?
ये सब रिलेटिव होता है। इन्फिनिटी और पॉइंट साइज और इनफाइनाइट साइज फिजिक्स में क्या होता है, रिलेटिव होता है। यानी कि 1 सेंटीमीटर भी पॉइंट चार्ज है और 100 किलोमीटर भी पॉइंट चार्ज है, रिलेटिव है बच्चों। वो दो बॉडी के बीच डिस्टेंस के कंपेरिजन में वो कंपेयर किया जाता है। इसी तरह से इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज, 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर का सीट भी इन्फिनिटी हो सकता है और 100 सेंटीमीटर बाई 100 सेंटीमीटर का सीट भी इन्फिनिटी हो सकता है। वो साइज डिपेंड करेगा जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उसका डिस्टेंस कितना है और उसकी तुलना में इसका साइज कितना है। राइट, तो ये बेसिक कन्फ्यूजन पब्लिक को या स्टूडेंट कम्युनिटी को होता है, जो मैं पहले बता दिया कि फिजिक्स में जीरो आई मीन पॉइंट साइज और इनफाइनाइट साइज, फिजिक्स में ये दोनों रिलेटिव होते हैं, इनका एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू डिफाइंड नहीं है। एक बॉडी के डायमेंशन की तुलना में दूसरी बॉडी का डायमेंशन 100 गुना से ज़्यादा है तो उसको इन्फिनिटी बोला जाएगा, इनफाइनाइट साइज बोला जाएगा। और दूसरी बॉडी के डायमेंशन की तुलना में पहली बॉडी का डायमेंशन अगर 100 गुना छोटा है, 100 गुना छोटा है, तो जो 100 गुनी छोटी साइज है उसको पॉइंट साइज बोला जाएगा। समझे बच्चों, 100 टाइम से काम चल जाएगा, 100 गुना बड़ा या 100 गुना छोटा, इसी से हम लोग पॉइंट साइज और इनफाइनाइट साइज यहाँ पे डिफाइन करते हैं। सो प्यारे बच्चों, मैंने जो चार्ज बॉडी का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बताने की कोशिश किया कि चार्ज बॉडी लैब में क्रिएट कैसे करते हैं, नॉन कंडक्टिंग है तो कैसे चार्ज क्रिएट करेंगे, कंडक्टर है तो कैसे चार्ज क्रिएट करेंगे, और पॉइंट साइज का मतलब क्या है, पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है, इनफाइनाइट साइज का मतलब क्या है, आइसोलेटेड बॉडी का मतलब क्या है, ये मैंने आपको बेसिकली समझाने की कोशिश किया। अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब बहुत कंसंट्रेट और फोकस होकर इस चैप्टर को पढ़िएगा। और एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी मैं इस चैप्टर की वॉल्यूम 1 का राइटअप प्रिपेयर कर रहा हूँ। अभी ये बुक पब्लिश नहीं हुई है, इसको पब्लिश होने में कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे, लेकिन जितना राइटअप मैं प्रिपेयर किया हूँ उसको मैं पढ़ाते जा रहा हूँ। मेरी बुक के वॉल्यूम 1 में डेरिवेशंस नहीं होते, ग्राफिकल एनालिसिस नहीं होता, फार्मूले होते हैं, डेफिनीशन होता है, थ्योरेटिकल डिस्कशन होता है और न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन ढेर सारे होते हैं। वॉल्यूम 2 नेक्स्ट मंथ तक पब्लिश हो पाएगी बच्चों। जब इस चैप्टर की वॉल्यूम 2 को पब्लिश करूंगा अगले महीने, तब मैं आपको डेरिवेशंस पढ़ाऊंगा। इस चैप्टर में ढेरों फार्मूले हैं और सबके बड़े बड़े डेरिवेशंस हैं, मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा यूज होगी। वो सारे डेरिवेशंस मैं आपको वॉल्यूम 2 में पढ़ाऊंगा। तो डेरिवेशंस के लिए आपको 1 महीने का इंतज़ार करना होगा। राइटअप में प्रिपेयर कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। मैं सारा टाइपिंग और डायग्राम मेकिंग खुद से करता हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट हायर नहीं किया हूँ, क्योंकि मार्केट में जो एक्सपर्ट हैं उनको फिजिक्स का नॉलेज नहीं है, वो 10th पास है हार्डली, तो ना वो ठीक से टाइप कर पाते हैं ना ठीक से डायग्राम बना पाते हैं, फिर मुझे घंटों एडिट करने में लगता है। तो मैंने सोचा कि ओरिजिनल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके एडिट करने में घंटों खर्च करने के बजाय खुद से ही क्यों ना टाइप करूँ, खुद से ही क्यों ना डायग्राम बनाऊँ, एक्यूरेसी के साथ एक बार में मैं सही कर ले जाऊँगा विथ मिनिमम एरर। तो चूँकि ये सारा काम मैं खुद से कर रहा हूँ तो इसमें टाइम लगेगा। तो अगले महीने मेरा वॉल्यूम 2 पब्लिश होगा, मैं आपको सारे डेरिवेशंस कराऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, आपके साथ में न्याय करूंगा। तभी जो आज मैं कराने जा रहा हूँ या इस मंथ में जो भी कराऊंगा, फार्मूले को एक्सप्लेन करूंगा, फार्मूले में जो ग्राफ होगा उसको एक्सप्लेन करूंगा, जो थ्योरी होगी उसको एक्सप्लेन करूंगा, और जो कुछ भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करूंगा और ढेरों न्यूमेरिकल करना सिखाऊंगा बच्चों। अभी इस महीने में यही होगा। तो मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहा हूँ और इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कूलम्ब्स लॉ। तो स्टार्टिंग विद कूलम्ब्स लॉ, देखिए इस चैप्टर को, कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। सो स्टार्टिंग विद कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ there is an equal and opposite force of attraction or repulsion F between the two stationary point charges Q1 and Q2 along the line joining the 2 point charges.
whose magnitude is directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। बच्चों इसका मतलब ये हुआ, पहले तो ये दोनों स्टेशनरी पॉइंट चार्ज हैं, मतलब ये रुके हुए हैं, चार्जेस में कोई मोशन नहीं है, और इनके सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो इनके बीच रिपल्सन फोर्स होगा, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो अट्रैक्शन फोर्स चाहे रिपल्सन फोर्स, उनका जो लाइन ऑफ एक्शन होता है इनके सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग होता है। बच्चों थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि पॉइंट चार्ज का मतलब क्या हुआ। अगर आर की वैल्यू 100 सेंटीमीटर है, Q2 का साइज लेस देन 1 सेंटीमीटर है, Q1 का साइज लेस देन 1 सेंटीमीटर है, तो बच्चों इनको मैं पॉइंट चार्ज कर सकता हूँ। एंड समथिंग मोर, बच्चों अगर आर की वैल्यू 100 मीटर है, Q1 का साइज लेस देन 1 मीटर है, Q2 का भी साइज लेस देन 1 मीटर है, तो मैं इनको पॉइंट चार्ज कर सकता हूँ। स्टेशनरी का मतलब इनमें मोशन नहीं होना चाहिए। सपोज ये दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस हैं, और ये भी सपोज कर लो कि ये दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों ही नेगेटिव है, तो बच्चों कॉन्सेप्ट के हिसाब से इनके बीच जो फोर्स होगा वो रिपल्शन होगा, डायरेक्शन आउटवर्ड दिखा होगी, और ओरिएंटेशन इनको मिलाने वाली लाइन के लॉन्ग दिखा होगी। कुलम का कहना है कि ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है वो इनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये कुलम्स लॉ होता है। बच्चों ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। देखो वो तो होगा ही, वो तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से गवर्न होगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि दो बॉडी एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ही लगाती है। ये रिपल्शन होगा, डायरेक्शन आउटवर्ड होगा अगर ये दोनों का साइन या तो पॉजिटिव है या तो दोनों का साइन नेगेटिव है, और इसका मैग्नीट्यूड जो होगा फोर्स का वो मॉड Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बच्चों यही इन्वर्स स्क्वायर लॉ है, इसको इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों तुम एक क्वेश्चन पूछोगे कि जब ये दोनों फ्री स्पेस में रखे हुए हैं, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो इनके बीच में फोर्स होता ही कैसे, फोर्स लगेगा ही क्यों? इसके पीछे एक रीजन है जो कि मैं बहुत पहले समझाया हूँ। आँखों से दिखता नहीं है मगर इन दोनों चार्जेस के बीच में कुछ एक्सचेंज होता है। फोर्सेस या बॉन्डिंग या बॉन्ड, किसी भी दो बॉडी के बीच में कोई भी बॉन्ड डेवलप होता है या कोई भी फोर्स डेवलप होता है तो कुछ एक्सचेंज होना चाहिए, हिंदी में आदान प्रदान होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इसको बोलते हैं। बच्चों इसमें ये माना गया है कि दोनों बॉडी के बीच में फोटॉन का एक्सचेंज होता है। फोटॉन्स आर क्वांटा ऑफ एनर्जी, एनर्जी के बंडल होते हैं। तो इनविजिबल फोटॉन जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, फोटॉन्स का इन दोनों के बीच में आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है, उसकी वजह से ये फोर्स डेवलप होते हैं। तो इसलिए ये टच तो नहीं कर रहे हैं, फिर भी इनके बीच में फोर्स डेवलप होने का मेन रीजन फोटॉनिक एक्सचेंज होता है बच्चों, इसलिए ये फोर्स डेवलप होते हैं इक्वल एंड अपोजिट। तो ये रीजन समझ में आ गया। अब जो मैंने स्टेटमेंट ऊपर समझाया है इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं ज़रा वो देखो। ऐसे लिखते हैं, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, इंटरैक्शन फोर्स between two point charges becomes directly proportional to modulus of Q1 Q2 and inversely proportional to square of the distance between the two charges। बच्चों जब इक्वलिटी लिखते हो तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रिसर्च करके और एक्सपेरिमेंट करके डेवलप किया गया है। ये होता है 1/4πε0 कैपिटल के, ये कांस्टेंट होता है। बच्चों ये है डायमेंशनल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, मतलब ये डायमेंशनलेस नहीं होता, इसका डायमेंशन होता है।
इसमें से ये जो फर्स्ट क्वांटिटी है, आई मीन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9.0 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसको लर्न कर लो। इसमें 4 पाई बच्चों यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होता है, और इसमें से जो एप्सिलॉन नॉट होता है बच्चों, इसको कुछ लोग एप्सिलॉन पढ़ते हैं और कुछ लोग एप्सिलॉन पढ़ते हैं। तो तुम्हारी जो मर्जी, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं इसको एप्सिलॉन बोलूँगा। द कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन जीरो भी कर सकते हो तुम, इस कॉल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बच्चों इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब एयर और वैक्यूम होता है, और एक्सपेरिमेंटली इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू डिटर्मिन करी गई है। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लेबोरेटरी मेथड से निकाला गया है, इसको भी आप लर्न कर लो। बच्चों परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को मैं आसानी से समझाना चाहूँगा। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी को समझने का बेस्ट मेथड ये है। मान लो कि ये चार्जेस फ्री स्पेस में नहीं रखे गए हैं, किसी मीडियम में रखे गए हैं। कोई लिक्विड मीडियम है, कोई सॉलिड मीडियम भी हो सकता है, कोई गैसेस मीडियम भी हो सकता है। तो हर एक मीडियम की कंडक्टिविटी होती है। तो बच्चों होता क्या है कि अगर मीडियम की कंडक्टिविटी बढ़ेगी, मीडियम टू मीडियम अगर कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बढ़ती है। ये तो फ्री स्पेस का ये तो यूनिक है। इसमें एक क्वांटिटी और होती है, सिर्फ एप्सिलॉन। ओनली एप्सिलॉन को लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू के। फिर एप्सिलॉन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल मीडियम, और के को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल मीडियम। जिस मीडियम का ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसी मीडियम का ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। तो बच्चों मैं आपको एब्सोल्यूट परमिटिविटी समझाना चाहता हूँ। किसी भी मटेरियल मीडियम का ये जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी होता है, इसको समझने का आसान मेथड ये है कि जिस मीडियम की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। देखो बच्चों कंडक्टिविटी तो आपको समझ में आता ही होगा। जिस मीडियम की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी उस मीडियम का एप्सिलॉन ज़्यादा होगा, और जिस मीडियम की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे कम होगी उसका इलेक्ट्रिक परमिटिविटी सबसे कम होगा। फॉर एग्जांपल वैक्यूम में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती ही नहीं है, क्योंकि वैक्यूम में कोई मैटर नहीं होता, कोई फ्री चार्ज नहीं होता। तो वैक्यूम का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे कम है, सबसे लीस्ट है, ये आप कह सकते हो। तो वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू सबसे कम होगी, और उसी को एप्सिलॉन नॉट सिंबल दिया गया है। ये वैक्यूम का इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है, ये सबसे कम होगा। यानी कि जब वैक्यूम के लिए इसको एप्सिलॉन नॉट लिखा जाएगा तो के की वैल्यू 1 आएगी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि वैक्यूम के लिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 होगी, और जैसे जैसे मीडियम का इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी बढ़ेगा उसका इलेक्ट्रिक परमिटिविटी भी बढ़ेगा, यानी कि एप्सिलॉन भी बढ़ेगा, तो उसका के वैल्यू भी बढ़ेगा। तो बच्चों बेसिक आइडिया यही है कि अगर किसी मीडियम की कनेक्टिविटी ज़्यादा है तो उसका एप्सिलॉन ज़्यादा होगा, उसका के वैल्यू ज़्यादा होगा। और अगर मीडियम का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम है तो उसका एप्सिलॉन भी कम होगा, उसका के वैल्यू भी कम होगा। इसी बेसिक आइडिया से काम चला लो। तो मैंने एप्सिलॉन नॉट के बारे में कुछ समझाया और इसके न्यूमेरिकल वैल्यू बताया, के बारे में बताया। के को कहते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल मीडियम इन विच दिस 2 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड। जिस मीडियम में इनको रखा गया है उस मीडियम के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग के बोलते हैं, और उस मीडियम के इलेक्ट्रिक परमिटिविटी को एप्सिलॉन बोलते हैं। और अगर इनको फ्री स्पेस में रखा गया है, फ्री स्पेस एयर और वैक्यूम को बोलते हैं, तो फिर फ्री स्पेस के लिए के की वैल्यू लगभग 1 होगी,
और एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट होगा। याद रखना, भूलना नहीं। ये मैं अपनी बुक के वॉल्यूम 1 से पढ़ा रहा हूँ। फॉर द फ्री स्पेस दैट इज एयर और वैक्यूम k is approximately equal to 1, hence epsilon is approximately equal to epsilon naught. For other materials, epsilon equals k into epsilon naught, where k is a dimensionless constant called dielectric constant or relative permittivity or specific inductive capacity of the material, and the material is called dielectric. That is, k can be expressed as symbol capital D and this can be expressed as symbol epsilon r. बच्चे एप्सिलॉन आर को रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी वही है जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट डी है और जो के है। बच्चों डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के, डी और एप्सिलॉन आर तीन तीन सिंबल से डिनोट करते हैं। तीनों का मीनिंग सेम होता है। हाउएवर इन दोनों को डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से कॉल करते हैं, एड्रेस करते हैं, और इसको रिलेटिव परमिटिविटी से एड्रेस करते हैं। इन बच्चों इन तीनों की वैल्यू सेम होती है, तीनों का मीनिंग सेम होता है और तीनों ही डायमेंशन लेस होते हैं और यूनिट लेस होते हैं बिकॉज दे आर रेशियो ऑफ परमिटिविटी अपॉन परमिटिविटी। सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो बच्चों, इसको प्योर रेशियो कहते हैं। यूनिट कैंसिल आउट हो जाती है, इसलिए तीनों यूनिट लेस होते हैं और डायमेंशन लेस होते हैं। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द गिवन मीडियम। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और क्या होगा बच्चों? फॉर ऑल डायलेक्ट्रिक्स द वैल्यू ऑफ के इज ग्रेटर दैन 1। मैंने बोला के की वैल्यू लिस्ट 1 होती है, वो किसके लिए होता है? वैक्यूम के लिए। और मेटल्स के लिए के की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। मैंने बताया जिसकी कनेक्टिविटी ज़्यादा होगी उसकी के वैल्यू ज़्यादा होगी। तो मेटल्स का कंडक्टर्स का कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए मेटल्स का या कंडक्टर्स का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज़्यादा होता है, उसको वेरी लार्ज क्वांटिटी को इन्फिनिटी लिखा जाता है। इट मीन्स व्हाट बच्चों? के इज़ 1 फॉर वैक्यूम एंड के इज़ इन्फिनिटी फॉर कंडक्टर्स। याद रखना है इसको। Thus, if there is some dialectic between the charges, then the force between them decreases by a factor k। दरअसल फोर्स के फार्मूले में बच्चों को के डिनोमिनेटर में था। देखो के डिनोमिनेटर में था। अगर चार्जेस को किसी डायलेक्ट्रिक मीडियम में रख दोगे तो उनके बीच लगने वाला जो अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स है वो के टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, फोर्स घट जाएगा। और चार्जेस को अगर मेटेलिक मीडियम में रख दोगे तो मेटल्स के लिए के इन्फिनिटी होगा, उनके बीच लगने वाला फोर्स 0 हो जाएगा। याद रखना। और वैक्यूम में रखोगे तो के लीस्ट होगा, दैट इज़ 1, तो फोर्स क्या होगा? मैक्सिमम होगा। वैक्यूम में मैक्सिमम होगा और कंडक्टिंग मीडियम में रख दोगे ये फोर्स 0 हो जाएगा। तो मैंने आज आपको कुलाम्स लॉ का मैग्नीट्यूड फॉर्म पढ़ाया और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीनिंग बताया, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का मीनिंग बताया और इसको फिजिकली कुछ समझाने की कोशिश किया। बच्चों इसके बाद होगा कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हम लोग कुलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म अगले एपिसोड में पढ़ेंगे और ये कंपटीशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंपटीशंस में ज़्यादातर टफ चीज़ें रखी गई हैं और वो पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो वेक्टर फॉर्म को मैं नेक्स्ट एपिसोड में एक्सप्लेन करूँगा। प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो लोअर क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं उनको मैंने कुछ रिवीजन कराने की कोशिश किया, समझाने की कोशिश किया। उसके बाद मैंने कुलाम्स लॉ का जो मैग्नीट्यूड फॉर्म है और कुलाम्स लॉ का जो मीनिंग है और इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का जो मीनिंग है उसको रियलाइज़ कराने की कोशिश किया। आज बस इतना ही, और इतनी देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच and wish you good day and see you again